हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल सरगना का आखिरी भाग। मीरचंद गोमेज से वीरान सड़क पर मिला। साथ में कल्याण और मनसुख थे। उसके साथ पुरी आया था। गोमेद भी नींद से उठा लग रहा था। पकड़ लिया उन्हें? छूटते ही गोमेद ने पूछा। वे चारों रानों से बाहर निकल गए हैं आज रात। रानों से बाहर? वो चौंका। मनसुख ने बताया। गोमेद ने मनसुख को अंधेरे में घूरा। खबर गलत है इसकी। गोमेद दांत बीचे के उठा। अगर वे रानों से बाहर निकलते तो हमारे आदमियों की नज़र में आ जाते। झूठ बोलकर ही अपनी कोई दाल गला रहा है। गोमेद, इस खबर का मैंने 9 लाख रुपया लिया है। 9 लाख? गोमेद के दांत भिज गए। जल्दी मरेगा तू। पूरी खबर यह है कि देवराज चौहान, जगमोहन, जमीर सिंह और अयूब खान मजीरा गए हैं। मजीरा? वहीं पर अयूब और जमीर सिंह ने पैसा रखा है। खबर सही है, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ ही मजीरा चल रहा हूँ। गोमेद ने मीरचंद को देखा। यह सच कह रहा है? हाँ। कब चलना है मजीरा? तैयारी कर। इधर रुकने का तो कोई फ़ायदा नहीं। वो हरामी जाने किस रास्ते से रानों से निकल गए। गोमेद ने मनसुख से पूछा। मजीरा में वे किधर पहुंचेंगे? मजीरा पहुंचकर उन्हें ढूंढना होगा, मनसुख ने कहा। मीरचंद, गोमेद बेचैन स्वर में बोला, वे पहले पहुंचकर सारा पैसा लेकर खिसक सकते हैं। तो हमें फ़ौरन चल देना होगा ताकि। गोमेद कुछ अजीब से अंदाज में बोला। चल। हमारे आदमी तो इधर उधर फैले हुए हैं, उन्हें फ़ौरन इकट्ठा करना कठिन होगा। इसमें वक्त लग जाएगा। जो आदमी पास में है वो नहीं ले चल। आधे घंटे बाद यहीं पर मिलना। मीरचंद जब 4 आदमियों के साथ अपने ठिकाने से घोड़ों पर निकला कि तभी सामने से भागता एक आदमी आया। उसे देखते ही कल्याण क्या उठा। क्या खबर लाया है? सुरजीत और सुलेमान अपने ठिकानों पर नहीं है। किसी को नहीं पता कि वे दोनों किधर गए। सुलेमान तो अपनी वैन लेकर गया है, उसने बताया। कल्याण ने मीरचंद को देखा। वैन भला छिपकर कैसे निकल सकती है? वे किसी और काम पर गए होंगे, मीरचंद बोला। मुझे भी ऐसे ही लगता है, कल्याण ने सिर हिलाया। कोई तो है ही जिसने इन चारों को रानों से निकल जाने में सहायता की है, मीरचंद ने सख्त स्वर में कहा। नारायण ने सिर हिलाया। फिर वे आगे बढ़ गए जहां गोमेद उनका इंतजार कर रहा था। 2 घंटे का वो सफ़र थका देने और परेशान कर देने वाला रहा। खराब रास्ते पर वैन ने चैन न लिया। खुद भी हिलती रही और उन्हें भी आराम से न बैठने दिया। आखिरकार सुलेमान ने वैन को रोका। वे सब बाहर निकले। ठंडी हवा चल रही थी। बरसात की महक थी हवा में। ज़मीन भी गीली सी लग रही थी, जैसे कुछ देर पहले यहाँ पर बरसात होकर हटी हो। आसमान में बादलों के बड़े बड़े काले टुकड़े तैरते से महसूस हो रहे थे। चंद्रमा जाने कहाँ छिपा हुआ था। कोई तारा चमकता नजर आ जाता था। ये कच्चे जैसे ही रास्ता था। 10-12 फीट चौड़ा होगा। पीछे काले साई की तरह पहाड़ सिर उठाए नजर आ रहे थे। उन्हीं पहाड़ों में कहीं रानो था। ऊपर जाने कहाँ 2-4 रोशनियां टिमटिमाती नजर आ रही थीं। इधर गर्मी का एहसास कम था। क्या ठंडी हवा है, सुरजीत क्या उठा। बरसात हुई है यहाँ, जगमोहन ने कहा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। तुम चारों को मैंने यहाँ तक ही पहुँचाना था, सुलेमान बोला। मजीरा यही है क्या? पूछा जगमोहन ने। नहीं, मजीरा तक पहुँचने में तो अभी घंटों लगेंगे, सुलेमान बोला। ये तो तुम लोगों के सफ़र की शुरुआत है। वो रास्ता सामने जाता दिख रहा है, उसी पर आगे बढ़ जाओ। इसी रास्ते पर जाना है तुम लोगों ने, अगर मजीरा जाना चाहते हो तो। और तुम? देवराज चौहान ने कहा। मैं सुरजीत के साथ वापस रानो जाऊंगा। निश्चिंत होकर जा सकते हो। मीरचंद या गोमेद के लोग तुम लोगों तक नहीं पहुंच सकते। वो रानों में ही तुम लोगों को तलाश करते रहेंगे और थक कर बैठ जाएंगे। देवराज चौहान ने कश लिया। आगे का रास्ता कैसा है? अभी थोड़ा सा पहाड़ी रास्ता है, फिर समतल जगह शुरू हो जाएगी। पहली छोटी सी बस्ती आएगी, उसे खोखला कहते हैं। खोखला में तुम लोग आराम कर सकते हो, खा पी सकते हो। चाहो तो वहाँ से आगे की सवारी का प्रबंध कर सकते हो। वहाँ घोड़े भी मिल जाएंगे और कार भी। कैसी जगह है खोखला? देख लेना, वहाँ जा ही रहे हो। मुझे खुशी है कि तुम रानों से सही सलामत बाहर आ गए, सुरजीत क्या उठा। देवराज चौहान मुस्कुराया। फिर बोला, इस काम में तुमने मेहनत की है सुरजीत। रानों में कोई किसी के काम नहीं आता। सुरजीत हंसा। लेकिन मन किया कि तुम्हारे काम आऊँ। तुम कुछ ले भी नहीं रहे। मेरे पास कोई कमी नहीं है। मनसुख को मेरा नमस्कार कहना। कोशिश करना कि अयूब और जमीर सिंह की जान मत लेना। माफ़ कर देना इन्हें। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। अयूब और जमीर ने एक दूसरे को देखा। ये देखना हमारा काम है कि हमने इनका क्या करना है, जगमोहन क्या उठा। हाँ, सुरजीत मुस्कुराया। जानता हूँ, फिर भी जो मेरे मन में आया कह दिया। चलें? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा।
देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिला दिया। फिर देवराज चौहान, जगमोहन, अयूब खान और जमीर सिंह आगे जाते रास्ते पर बढ़ गए। सुलेमान और सुरजीत तब तक उन्हें देखते रहे जब तक वो नजर आते रहे। मौसम ठंडा सा हो रहा था। बरसात की मोटी मोटी बूंदों की शुरुआत पुनः होने लगी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। तेरे को मेरी समझदारी की तारीफ करनी चाहिए कि मैंने मनसुख से ये जाना कि वे चारों उसके पास ही कहीं हैं। मनसुख का विश्वास जीता और फिर तेरे को इस मामले में लाया। सुरजीत हंसा। पट्टे। सुलेमान भी हंसा। सिर्फ 1 लाख में तैयार हो गया इन लोगों को यहाँ पहुँचाने के लिए। ये क्या 1 लाख का काम था? मीरचंद और गुमेद की आंखों में धूल झोंकना आसान नहीं, लेकिन मैंने कर दिया। मेरी भी तो समझदारी है कि मैं तेरे दिमाग को अच्छी तरह समझ रहा था। बरसात की मोटी मोटी बूंदों में अब तेजी आ गई थी। क्या इरादा है? सुलेमान ने पूछा। इरादा तो तभी मेरा बढ़िया हो गया था जब रानू में तुझे कहा कि तू भी साथ चल। मैं जानता था कि तब तू मेरे इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रहा था। मैं ना कहता तो तू कोई और बहाना लगाकर साथ चल देता। ठीक बोला तू। सुलेमान ने उधर नजर मारी जिधर वे चारों गए थे। रास्ता खाली नजर आ रहा था। अंधकार और बरसात में ज़्यादा दूर तक खाली रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बूंदों के गिरने की आवाज़ें शोर डाल रही थीं। खतरा उठाया, मेहनत की मैंने। मनसुख को ज़रा भी शक हो जाता तो उसने गोमेद या मीरचंद के कानों में फूंक मार देनी थी। यह तो अच्छा हुआ कि मनसुख को शक नहीं हुआ। सुरजीत बोला। अगर मनसुख भी वहीं आ जाता तो? सुरजीत ने गंभीर नज़रों से सुलेमान को देखकर कहा। फिर मैं आखिरी कोशिश करता मनसुख को भी इसी मामले में मिलाने की। अगर वो हिचकिचाता तो उसे ख़त्म कर देना मेरी मजबूरी हो जाती, क्योंकि वो मुंह खोलकर मामला बिगाड़ सकता था। लेकिन अच्छा ही हुआ कि रात वो देवराज चौहान के साथ वैन तक नहीं आया। दोनों कुछ पल चुप रहे। सुना है बड़ी दौलत का मामला है? सुलेमान बोला। हाँ। सुरजीत ने सिर हिलाया। दौलत बड़ी ना होती तो देवराज चौहान जैसा खतरनाक इंसान रानों तक ना आता। और तू भी ये सब नहीं करता? सुलेमान मुस्कुराया। बड़ी दौलत के फेर में ही तो मैं दारू खाने से निकला। सुरजीत हंसा। यहाँ तक पहुँचने में मुझे मेहनत बहुत करनी पड़ी। मज़ा तो तब आए कि हम सफल हो जाएं। सफल ज़रूर होंगे। सुलेमान दृढ़ स्वर में कह उठा। रानों से हम दोनों के चले आने की खबर फैल जाएगी। गोमेद और मीरचंद यही समझेंगे कि हम लोग देवराज चौहान के साथ ही रानों से खिसके हैं। सुरजीत ने सोच भरे स्वर में कहा। वो बड़ी दौलत हमारे हाथ लग गई तो रानों वापस जाने की ज़रूरत ही क्या है? दौलत हाथ लग जाए तो लगेगी। सुलेमान ने विश्वास भरे स्वर में कहा। वो चारों हमारी नज़र में, हम उन पर नज़र रखेंगे। जब वे दौलत तक पहुंचेंगे तो हम उन्हें ख़त्म कर देंगे। सब कुछ अपना होगा। वैन में हथियार पड़े हैं, आसानी से चारों को ख़त्म कर सकते हैं। सुरजीत ने सुलेमान को देखा। हिसाब क्या होगा? सुरजीत ने पूछा। भाइयों की तरह आधा आधा? सुरजीत की आंखें सिकुड़ी हुई थी। सुलेमान ने सहमति में सिर हिला दिया। धोखेबाजी होगी? पूछा सुरजीत ने। नहीं। करेगा तो तू ही मरेगा। मेरा निशाना बहुत बढ़िया है। निशाना तो मेरा भी बहुत बढ़िया है सुरजीत। सुलेमान मुस्कुराया। लेकिन ऐसा होगा कुछ भी नहीं। दौलत बड़ी है, हम आधा आधा भी बांट लें तो कम नहीं रहेगी। तैयारी कर, वैन से हथियार निकाल। सुरजीत बोला। उनके पीछे जाना हमने। सुलेमान पास खड़ी वैन की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान, जगमोहन, अयूब खान और जमीर सिंह रात के गहरे अंधेरे में पैदल ही आगे बढ़ते गए। बरसात की वजह से रात की कालिमा ज़्यादा बढ़ गई थी, परंतु वे रुके नहीं थे। ना नजर आने पर भी वे रास्ते पर सावधानी से आगे बढ़ते रहे। वो रास्ता छोटे मोड़ों वाला घुमावदार था और स्पष्ट महसूस हो जाता था कि अनाड़ी हाथों द्वारा वो रास्ता तैयार किया गया है। बरसात कभी कम होती तो कभी कंकरों की भांति शरीर पर पड़ने लगती। बूंदों के गिरने की आवाज़ें बेहद शोर पैदा कर रही थीं। आंखें पूरी खोलकर रखने में परेशानी महसूस होने लगती। बिना रुके उनका सफ़र जारी रहा। ना कोई इस दौरान पीछे से आया, न सामने से। भोर के उजाले के साथ वो खोखला पहुंचे। बरसात अभी नहीं रुकी थी। कई जगह तो रास्ते पर फिसलन भरा कीचड़ हो चुका था। बरसात की वजह से खोखला में कोई भी न दिखा। छोटी बड़ी झोपड़ियाँ यहाँ वहाँ बनी नजर आ रही थीं। कुछ तो खाई की तरफ ढलान में बनी थीं। 3-4 पत्थरों से बने घर भी थे। यहाँ तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा, जगमोहन बोला। रात से बरसात हो रही है, देवराज चौहान ने कहा, इसलिए सुबह किसी ने बाहर निकलने की कोशिश नहीं की। मुझे तो सर्दी महसूस हो रही है, अयूब खान क्या उठा। देवराज चौहान की निगाह हर तरफ घूम रही थी। अब क्या करें? जगमोहन ने पूछा। यहाँ से मजीरा जाने के लिए किसी गाड़ी का इंतज़ाम करना ज़रूरी है, देवराज चौहान ने कहा। मौसम ख़राब हो रहा है, क्या ऐसे वक्त में सफ़र करना बेहतर होगा? जगमोहन बोला। रात भर ही नहीं सोया, जबीर सिंह क्या उठा। 2-3 घंटे की नींद चाहिए मुझे। मैं भी कुछ आराम करना चाहता हूँ, अयूब खान क्या उठा। कुछ क्षणों की सोच के बाद देवराज चौहान रास्ते के किनारे ढलान पर सावधानी से उतरता नीचे नजर आ रहे झोपड़े की तरफ जाने लगा। आओ, जगमोहन बोला। रास्ता खराब है, सावधानी से उतरना। वे भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगे।
250-300 कदम नीचे झोपड़े के पास पहुंचकर देवराज चौहान ठिठका। पहाड़ी जगह होने के कारण यहाँ पानी नहीं ठहर पा रहा था। यही वजह थी झोपड़ा सलामत था, उसका लकड़ी का पल्ला बंद था। देवराज चौहान ने सिर घुमाकर पहाड़ी से नीचे उतरते जगमोहन, जमीर और अयूब खान को देखा। फिर दरवाज़ा थपथपाया। तीसरी बार थपथपाने पर भीतर से आहट हुई। फिर दरवाज़ा खुला। 25 बरस का गंजा सा युवक दिखा। देवराज चौहान पर नज़र पड़ते ही उसके चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। वो देवराज चौहान को देखता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, यहाँ तो राहगीर भी नहीं आते, तुम किधर से आ गए? बरसात हो रही है, देवराज चौहान ने कहा। पानी में बहकर आए हो? वो हंसा। देवराज चौहान को शराब की स्मेल आती महसूस हुई उसके मुंह से। 4 हैं, देवराज चौहान बोला। 4? तब तक वो तीनों भी पास आ गए। उसने तीनों को देखा, फिर देवराज चौहान को देखा। क्या चाहिए? बरसात हो रही है, कुछ देर रुकना है। कहाँ से आए हो? रानों से। तभी झोपड़े के भीतर से नशे से भरी आवाज़ आई। कौन है? रानों से आ रहे हैं, 4 लोग हैं, बरसात की वजह से रुकना चाहते हैं। गंजा उन चारों को देखता क्या उठा। पूछ ले, नोट हैं तो आने दे। भीतर से पुनः आवाज़ आई। गंजे ने देवराज चौहान को प्रश्न भरी नज़रों से देखा। हैं? देवराज चौहान ने कहा। गंजा पीछे हट गया। देवराज चौहान, जगमोहन, अयूब खान और जमीर भीतर प्रवेश कर गए। बाहर से देखने में वो झोपड़ा छोटा सा लगता था, परंतु भीतर 2 अच्छे साइज के कमरे थे और छत भी ऊंची थी। पहले कमरे में 2 चारपाइयाँ बिछी हुई थीं। बीच में लकड़ी का छोटा सा टेबल था, जिस पर बोतल और 2 भरे गिलास रखे थे। वो 50 बरस का पतला सा आदमी था। चेहरे पर दाढ़ी थी। शरीर पर सिवा कच्चे के कुछ भी नहीं पहना हुआ था। वो तगड़े नशे में लग रहा था। उन चारों को देखकर वो हंसा। रात को शुरू की थी, एक बोतल खाली कर दी तो दूसरी खोल ली। अब तो सुबह हो गई है। नींद लेने की सोच रहा था तो सोचा क्यों ना ये रात की बची थोड़ी सी खत्म करके ही नींद मारूं। बस आखिरी पैग है। गंजा चारपाई पर आ बैठा था। बरसात की वजह से रुकना चाहते हो? भीगे हो चारों ही, रात से ही भीग रहे लगते हो। तुम तो मजे से झोपड़े में बैठे हो, जगमोहन बोला। उसने जगमोहन को घूरा, फिर हंसकर गंजे से बोला, मेरे घर में आकर मेरे से ही मजाक करता है? बढ़िया है, 2,000 रुपये लूँगा। देते हो? देते हो तो तब तक यहाँ रुके रह सकते हो, जब तक कि बरसात थम नहीं जाती। खाने पीने का 2,000 अलग। वैसे खाने को खास कुछ नहीं है, सिर्फ चावल है। नमक डाल को उबाल लो और खा लो। 2,000 चावलों के देते हो तो गंजा उबाल देगा। ज़बरदस्ती नहीं है। नहीं खाना चाहते हो तो मत खाओ। टिकने के 2,000 दो। उसने हाथ हिलाया। देवराज चौहान ने पहन रखी गीली कमीज के बटन खोले और उतारकर झोपड़े के बांस पर लगी कील पर लटका दी। दोनों की आंखें फैल गईं। कमर पर भरी पैंट में 1,000 और 500 के नोटों की गड्डियां फंसी चमक रही थीं। वे सब गीली थीं। उस व्यक्ति और गंजे की नजरें मिली। देवराज चौहान ने गीली पैंट खोली, उतारी तो सारी गड्डियों के साथ साथ भीतर फंसी रिवॉल्वर भी नीचे जा गिरी। देवराज चौहान ने गीली पैंट भी कील पर अटकाई। तब तक जगमोहन नीचे गिरी गीली गड्डियां झाड़ झाड़ कर उठा ले गया। देवराज चौहान आगे बढ़ा। झोपड़े के दूसरे कमरे में जाकर वहां का मिट्टी का फर्श साफ सुथरा था। देवराज चौहान ने अयूब और जमीर से कहा, तुम लोग इस कमरे में छोटी सी नींद ले सकते हो। अयूब खान और जमीर उस कमरे में चले गए। 2,000 तो दे दो, वो व्यक्ति बोला। जगमोहन ने 500 के नोटों की गड्डी में से 4 नोट निकालकर उसे थमाए। उसने नोट लेकर तकिए के नीचे रख लिया और गंजे से बोला, मेहमानों के पास नोट तगड़े हैं, ज़्यादा ही तगड़े हैं। वहाँ रखे पैकेट में से देवराज चौहान ने सिगरेट निकाली और सुलगाकर कस लिया। नाम क्या है तुम्हारा? देवराज चौहान ने उस व्यक्ति से पूछा। रंगा। उसने गिलास उठाकर घूंट भरा। मैं आफताब हूँ। गंजा कह उठा। फिर रंगा से बोला, 2,000 तो तूने कुछ भी नहीं लिए इससे। चिंता मत कर, रंगा हंसा। जाते वक्त और देकर जाएगा, बंदा बढ़िया लगता है। फिर उसने देवराज चौहान से कहा, सालों पहले की बात है, जब मीरचंद रानों पर आया था। 12 या 14 साल हो गए। जानता है ना मीरचंद को? रानों वाला, देवराज चौहान बोला। हाँ वही। तब वो पहली बार रानों पर जा रहा था। इधर पहुंचा तो थक चुका था। भूख से भी उसका बुरा हाल था। तब वो तुम्हारी ही तरह मेरे पास यहीं झोपड़े में पहुंचा। खाने को, ठहरने को, आराम करने को कहा उसने। मैंने बोला, नोट क्या देता है? बोला, 1,000 रुपये दूंगा। मैंने 50,000 मांगे। 40 में बात हुई। पहले लिया 40,000, फिर खाना बनाकर मीरचंद को खिलाया, पेट भरकर। वो दिन न मीरचंद भूला न मैं तुम्हें 2,000 से ज़्यादा न दूंगा। देवराज चौहान ने कश लिया। मैंने मांगी कब है? जाते वह इच्छा हो तो दे देना। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। देवराज चौहान चुप रहा। जगमोहन उस कमरे में चला गया जहाँ अयूब और जमीर थे। कहाँ जा रहे हो? रंगा ने पूछा। मजीरा। वहाँ क्यों? काम है। मत जाना, सब मरोगे। आफ्ताब मुस्कुराया। क्यों?
सरदार जगदम्बा पागल हुआ पड़ा है, पूरे मजीरा को हिला दिया उसने, रंगा बोला। जगदम्बा आदिवासी जाति का सरदार है, उसके कबीले के लोग खतरनाक हैं। मजीरा में कुछ पुरानी आदिवासी जातियां रहती हैं, वो बाहरी लोगों का मजीरा में आना वैसे ही पसंद नहीं करती। जगदम्बा तो बाहरी लोगों के मजीरा में आने के शुरू से ही खिलाफ था, परंतु जब लोग ज़्यादा आने लगे और अन्य आदिवासी जातियों को बाहर से लोगों के आने पर एतराज़ नहीं रहा तो जगदम्बा को भी चुप करना पड़ा। वैसे वो कभी भी बाहरी लोगों के खास संपर्क में नहीं रहा। अब क्या हो गया? देवराज चौहान ने पूछा। किसी ने सरदार जगदम्बा के बेटे की हत्या कर दी है, तब से वो पागल हुआ पड़ा है। वो गुस्से में बाहरी लोगों को चुन चुन कर मार रहा है। ऐसे में उसकी और बाहरी लोगों की ठन गई है, रंगा ने कहा। काफ़ी लाशें मजीरा में गिर चुकी हैं, वहाँ एक से एक खतरनाक लोग भरे पड़े हैं, जिसका बस चलता है दूसरे को। कोई और ख़ास बात? देवराज चौहान ने टोका। नहीं, ये क्या कम है? देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट नीचे फेंकी और जूते से मस ली। मजीरा ना ही जाओ तो बढ़िया है, रंगा पुनः बोला। जगदम्बा उसे तलाश करना चाहता है जिसने उसके बेटे को मारा है, लेकिन ये किसी को भी नहीं पता कि उसके बेटे को किसने मारा है। बाहर बरसात तेज हो जाने का शोर उठ रहा था। मैं आराम करने जा रहा हूँ, देवराज चौहान ने कहा। तुम चावल बनाकर तैयार करो हमारे लिए। चावल के 2000 निकालो, खाने से पहले मिल जाएंगे। आफताब, आग जला और चावल बना। आज तो पानी की भी कमी नहीं है, बरसात हो रही है। बर्तन रख दे, अभी भर जाएगा, रंगा ने कहा। आफताब उठा और काम में लग गया। देवराज चौहान आफताब की चारपाई पर जा लेटा। रंगा ने गिलास खाली किया और 4 हाथ दूर चारपाई पर लेटे देवराज चौहान से कहा, तेरे पास नोट बहुत हैं। देवराज चौहान ने उसे देखा। रंगा नशे में मुस्कुराया और तकिए के नीचे हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाली। देवराज चौहान को दिखाई। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर उसे देखा। खरीदेगा? तकिए के नीचे रख ले। देवराज चौहान गर्दन सीधी करता कह उठा। गोली चल जाएगी। रंगा के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। रिवॉल्वर वापस तकिए के नीचे रखता बड़बड़ा उठा, साला डरता भी नहीं है। सुलेमान और सुरजीत इस वक्त पहाड़ के नीचे वाले खोखले हिस्से में टुपके बैठे बरसात से खुद को बचा रहे थे, परंतु कभी कभी तेज हवा के संग बरसात भीतर तक आ जाती थी। दोनों बुरी तरह भीगे थे और लगातार बरसात का सामना करने की वजह से वे कुछ ठंडक सी महसूस करने लगे थे। बादलों की गर्जना रह रहकर उन्हें सुनाई दे जाती। यहाँ से उन्हें वो झोपड़ा स्पष्ट नजर आ रहा था जिसमें देवराज चौहान, जगमोहन, अयूब खान और जमीर सिंह गए थे। कैसा बुरा मौसम हो रहा है, सुरजीत बोला। ऐसी बरसात आज तक नहीं देखी। मजीरा में तो बदन को झुलसा देने वाली गर्मी होगी। सुलेमान खो से बाहर उस झोपड़े को देखता क्या उठा। बरसात की वजह से ही वे चारों रुकने के इरादे से उस झोपड़े में गए हैं। बरसात तो रुकने वाली नहीं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अयूब और जमीर मजीरा में किसके पास वो सारी दौलत रख कर आए होंगे? दौलत जैसी चीज़ को किसी के ऊपर रखा नहीं जाता, तो सालों ने कहीं छिपा दी होगी। तुम्हारा मतलब कि बिना पहरे के पड़ी होगी वहाँ दौलत? लगता तो ऐसे ही है। सुलेमान की निगाह सुरजीत पर जा टिकी। और अगर वो दौलत किसी दूसरे के हाथ लग गई हो तो? सुलेमान बोला। तो उसके मज़े? सुरजीत मुस्कुरा पड़ा। बहुत बुरी बातें करता है तू, ऐसा मत कह। हम उसी दौलत को लेने इनके पीछे मजीरा जा रहे हैं। तो क्या कहूँ कि हम दोनों के इंतज़ार में वहाँ पड़ी दौलत बेचैन हो रही है? हाँ, ऐसा ही कहना ठीक होगा। हर वक्त मीठे सपने नहीं देखा करते, बाद में तकलीफ होती है। तभी दिल दहला देने वाली बादलों की गर्जना सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे तूफानी वेग से 2 भारी भरकम लोहे टकरा गए हों और फिर चिंगारियां निकली आसमान से। जान लेकर रहेगी बरसात। तेरा क्या ख्याल है कि मजीरा में इन्होंने कहाँ छिपाई होगी दौलत? किसी वीरान जगह पर। हमें मालूम हो जाए वो जगह कहाँ है तो कितना अच्छा हो। ये बरसात तो मजीरा में भी हो रही होगी, तो उस दौलत में नोट भी तो होंगे, वो भीग गए होंगे। तू खामा खा की फिक्र क्यों करता है? फिक्र करनी पड़ती है, अब तो वो माल अपना होने वाला है। मैं मनसुख के बारे में सोच रहा हूँ, वो हम दोनों को रानों में नहीं पाएगा तो क्या सोचेगा? सुरजीत ने सुलेमान को देखा, होंठ सिकड़े। वो समझ जाएगा कि हम इस मामले में कुछ कर रहे हैं, सुलेमान पुनः बोला। समझने दे, वो गुमेद या मीरचंद को सब कुछ बता सकता है। अब हम इस बारे में कुछ नहीं करते, सुरजीत ने गंभीर स्वर में कहा। या तो मनसुख अपने साथ मिला लेते, अब उसे पीछे छोड़ा है तो इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करे वो। सुलेमान ने आंखें सिकुड़कर सुरजीत को देखा। कुछ भी करे वो? हाँ, मनसुख बहुत कुछ कर सकता है सुरजीत। वो हम दोनों को रानों में ना पाकर समझ जाएगा कि हम किसी चक्कर में हैं। तब वो पक्का मीरचंद या गुमेद के पास जाकर ये बात कह देगा कि देवराज चौहान मजीरा गया अयूब के साथ, क्योंकि दौलत वहाँ रखी है। ऐसा हुआ तो जैसे सारा रानों ही मजीरा में आ जाएगा। उस स्थिति में शायद हम दौलत तक ना पहुँच सके, तब खून खराबा भी ज़्यादा होगा। सुरजीत ने गंभीरता से सिर हिलाया और क्या उठा। तेरा कहना सही है,
लेकिन इस वक्त हम ना तो मनसुख से बात कर सकते और ना ही कोई दूसरा विकल्प सोच सकते। बेहतर होगा कि अपना ध्यान देवराज चौहान पर लगाओ। सुलेमान ने गहरी सांस लेकर उस झोपड़े को देखा जो कि कुछ दूर था और तेज बरसात की वजह से वो पूरी तरह स्पष्ट नजर नहीं आ रहा था। कब निकलेगा देवराज चौहान वहां से? बरसात थमने पर ही सफर शुरू करेगा, सुरजीत बोला। पेट खाली है, भूख लग रही है। तुझे लगी क्या? हाँ, जोरों की, सुलेमान मुस्कुराया। लेकिन ये भूख पेट की नहीं है, नोटों की है। कभी भी ढेर सारा पैसा अपने पास नहीं देखा, वो देखना चाहता हूँ। मालूम नहीं किस्मत में क्या देखना लिखा है, सुरजीत बड़बड़ा उठा। अयूब और जमीर की नजरें मिली। दोनों कच्चे फर्श पर लेटे हुए थे। आंखों में नींद थी, परंतु जाग रहे थे। बरसात के शोर के साथ साथ देवराज चौहान और रंगा की बातें भी कानों में पड़ रही थीं। बातें उन्होंने सुनी। 4 फीट के फासले पर जगमोहन लेटा हुआ था। मालूम नहीं वो नींद में था या नहीं। सुना तूने? जमीर सिंह फुसफुसाकर बोला। हाँ, अयूब फुसफुसाया। मजीरा में सरदार जगदम्बा का बेटा मारा गया तो उसने वहाँ उत्पात मचा रखा है। जमीर सिंह के फुसफुसाने की आवाज़ बेहद धीमी थी। कहीं उसका बेटा वो तो नहीं जिसे तूने मारा था? मैंने नहीं, हमने। अयूब खान ने उसे घूरा। हमने ही सही, हो सकता है वो वही हो। क्या पता, शायद। वैन भी वहाँ ही खड़ी की थी हमने। क्या वो वहीं होगी? होनी तो चाहिए। जमीर सिंह सिर से पांव तक बेचैन हो उठा। दौलत भी बीच में ही होनी चाहिए। किसी की नज़र पड़ गई हो तो? दोनों लेटे ही लेटे एक दूसरे को देखने लगे। तूने तो कहा था कि वो वहाँ कोई नहीं जाता। तूने भी तो देखा था कि वहाँ कोई नहीं आता। लेकिन जो आदिवासी हमारे हाथों मरा है, अगर वो सरदार जगदम्बा का बेटा हुआ तो हमें उनसे कहा जान का खतरा हो। कुछ नहीं होगा। क्यों? उन्हें या किसी को क्या पता कि हमने उसे मारा है? वो अकेला था। किसी ने हमें दूर से देख लिया हो। वहम वाली बात मत कर। दोनों में कुछ पल खामोशी रही। वो पैसा वहीं होगा। वहीं होगा, जमीर सिंह ने सिर हिलाया। हम 7-8 दिन ही तो पैसे से दूर रहे हैं। जहाँ हमने वैन को छिपाया है वो वहाँ महीनों तक तो हर हाल में सुरक्षित रहेगी। दौलत के साथ मुझे रानों की तरफ नहीं आना चाहिए था। अयूब खान उखड़े सर में फुसफुसाया। इधर आने की बात मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। कर दी तो कर दी, अब आगे की सोच। आगे क्या सोचना है? देवराज चौहान हमें छोड़ेगा नहीं। भाग चलते हैं। जल्दी मत कर, बढ़िया सा मौका मिलने दे। भागना है तो ऐसे भागना है कि फिर देवराज चौहान के हाथ नहीं आना। उस पैसे को बिना साथ लिए भागना बेवकूफ़ी है। पैसा भी हमारे साथ होगा। तू पाकिस्तान जाना और मैं इंग्लैंड। दोबारा हिंदुस्तान आना ही नहीं है। जमीर सिंह सिर हिलाकर बोला। तू पहले मेरे साथ पाकिस्तान चलना। तेरा पासपोर्ट बनवा दूंगा, उसके बाद वहाँ से इंग्लैंड चले जाना। ये रास्ता आसान रहेगा। ठीक है। बरसात की तेज़ आवाज़ कंकड़ों की भांति झोपड़े की छत पर उभर रही थी। रंगा ने नशे भरी दृष्टि देवराज चौहान पर मारी। आंखें बंद किए देवराज चौहान लेटा हुआ था। पता नहीं चल रहा था कि वो आराम कर रहा है या नींद में। आफताब झोपड़े के कोने में चूल्हे में आग जलाने में व्यस्त था। एकाएक रंगा के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान उभरी। नशे में वो ठीक से मुस्कुरा भी नहीं पा रहा था। उसने अपने तकिए के नीचे हाथ डाला और रिवॉल्वर निकालकर नशे भरे ढंग में उसे चूमा। फिर बहके से अंदाज में चारपाई पर सीधा होकर बैठा, टांगें लटकाई, हाथ में दबी रिवॉल्वर की नाल सामने लेटे देवराज चौहान की तरफ कर दी। तभी आफताब की निगाह यूं ही पीछे घूमी तो आंखें सिकुड़ गईं। रंगा ने भी उसे देखा। दोनों ने आंखों ही आंखों में इशारे किए। रंगा नशे में देवराज चौहान को गोली मारने जा रहा था। आफताब भी सीधा खड़ा हो गया था। उसने भी रिवॉल्वर निकाले और झोपड़े के दूसरे कमरे के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ कि जगमोहन, अयूब और जमीर को भी हाथों हाथ गोली मार दें। उसके बाद उनके पास मौजूद सारी दौलत के मालिक वो खुद बन सके। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, देवराज चौहान का हाथ फुर्ती से हिला और दूसरे ही पल रिवॉल्वर उसके हाथ में नजर आई। फिर गोली चलने की आवाज़। गोली रंगा की छाती में जा लगी। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर वाला हाथ आफताब की तरफ किया और ट्रिगर दबा दिया। दूसरी गोली आफताब के सिर में जा लगी। वो पास की दीवार से टकराया और तेज आवाज़ के साथ नीचे जा गिरा था। गोली लगते ही रंगा बेड पर जा लेटा था। आंखें फटी रह गई थी और हाथ में रिवॉल्वर अभी भी फंसी हुई थी। जगमोहन, अयूब और जमीर भागते हुए वहां पहुंचे और ठिठक गए। लाशें देखी। अयूब ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। जमीर के चेहरे पर घबराहट आ ठहरी थी। क्या हुआ? जगमोहन के होठों से निकला। ये हमें मारकर हमारा पैसा ले लेना चाहते थे, देवराज चौहान ने कहा और रिवॉल्वर वापस रख ली। जगमोहन ने चूल्हे की तरफ देखा जहां आग जल उठी थी। पास ही पतीले में पानी में भीगे चावल रखे थे। जगमोहन ने उन दोनों को देखा। तुम चावल बनाओ, बोला। आग जल रही है। जमीर चूल्हे की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान ने रंगा के सूखे पैकेट में से एक सिगरेट निकालकर सुलगाई। बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दोनों लाशों को उठाकर खाई में फेंको, देवराज ने कहा। जगमोहन, अयूब खान ने दोनों लाशों को उठाया और झोपड़े से बाहर निकलकर
खाई में फेंक कर आए तो पुनः गीले हो गए थे। जमीर सिंह चावल बनाने में व्यस्त था। मजीरा में पैसा कहाँ रखा है? जगमोहन ने अयूब से पूछा। वहाँ चलकर बताएंगे, अयूब ने कहा। पहले बताओ, हमें नहीं मालूम कि वो जगह कौन सी है, जमीर सिंह बोला। वहाँ तक जाने का रास्ता हमें पता है। जगमोहन कठोर निगाहों से दोनों को देखता रहा। ये सारी परेशानियां तुम दोनों की वजह से आ रही हैं। क्या उठा जगमोहन? हमारे लिए मन में मैल ना रखो, अयूब खान बोला। जो गलती हुई इसके लिए हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। जगमोहन ने अपना सख्त चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और देवराज चौहान से पूछा, यहाँ कब तक रुकना है? बरसात के थमते ही हम चल पड़ेंगे, देवराज चौहान ने कहा और कश लेते हुए आंखें बंद कर लीं। बुंदेला ने मैडम तारा को सरदार जगदम्बा की तरफ धक्का दिया और भाग निकला था। तारा जगदम्बा से जोरों से टकराई। गिरते गिरते वे दोनों ही संभले। जगदम्बा की बाह तारा की कमर से जा लिपटी थी। संभलने के फेर में दोनों चिपक से गए। तारा के शरीर की गर्मी सरदार जगदम्बा को महसूस हुई। चंद पलों के लिए वो गर्मी में ही गुम हो गया। मैडम तारा ने सरदार जगदम्बा की कमजोरी को महसूस कर लिया। तभी ढेर सारे आदिवासी अपने अपने हथियारों के साथ चीखते चिल्लाते वहां पहुंचे तो जगदम्बा ने तारा को अपने से अलग किया और उन्हें देखकर चीखा, एक आदमी उस तरफ भागा है, पकड़ो उसे। वे सब शोर करते हुए उस तरफ भागने लगे। सरदार जगदम्बा की नज़रें पुनः मैडम तारा पर जा टिकी। तारा मुस्कुराई। जगदम्बा की फिरती निगाह उसके चेहरे से होती हुई पूरे शरीर को तय करती उसके पांव तक जाकर पुनः उसके चेहरे पर लौट आई। उसकी नज़रों को भाप कर तारा मादक अंदाज में मुस्कुराई। क्यों मारा मेरे बेटे को? वो गुर्राया। मैंने नहीं मारा, मुझे नहीं मालूम तुम्हारा बेटा कौन है, तारा ने कहा। यहाँ तुम लोगों के अलावा कोई दूसरा नहीं। क्या पता हो वो छिप गया हो। तुम नहीं मारा है, वरना तुम्हारा साथी इस तरह भाग नहीं जाता, जगदम्बा ने क्रोध से कहा। वो तुमसे डर कर भागा है, तुम उसे मारने जा रहे थे। तुम्हारे बेटे को हम क्यों मारेंगे? हमारी उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। वहाँ 8-10 आदिवासी रुके सरदार के आदेश का इंतजार कर रहे थे। बाकी सब उस तरफ दौड़ गए थे जिधर बुंदेला भागा था। दूर कहीं से उनका शोर सुनाई दे रहा था। तुम बाहरी लोग ज़रा भी विश्वास के काबिल नहीं, मुझे कभी भी पसंद नहीं आए। ऐसा ना कहो सरदार, तारा पुनः मुस्कुराई। हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आई? तुमने मेरे बेटे की जान ली है और इसकी सज़ा मिलेगी तुम्हें। सज़ा? हाँ, अब तुम मेरे एक और बेटे को जन्म दोगी जो कि बड़ा होकर मेरे कबीले का सरदार बनेगा। तुम अब मेरे साथ ही रहोगी। सरदार जगदम्बा की निगाह पुनः उसके शरीर पर गई। तारा ने मनी मन चैन की सांस ली। ये उसके लिए सज़ा नहीं, राहत थी। मुस्कुराई तारा। इस तरह की जगदम्बा की जान निकाल लेने का इरादा हो। मैं एक साथ तुम्हारे 2 बेटे पैदा करूंगी, बोली वो। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ ने भी हर बार 2 ही बच्चों को पैदा किया था, इसलिए मुझे भी 2 बच्चे ही पैदा होंगे। पहले कितने बच्चे हैं तेरे? एक भी नहीं। क्यों? शादी जो नहीं की, आज तक कुंवारी हूँ। मुझे किसी मर्द ने बच्चा पैदा करने की नीयत से छुआ भी नहीं। झूठ बोलती हो तुम। सच कह रही हूँ, बेशक आजमा लो, तारा बोली। मुझे कोई पसंद ही नहीं आया, लेकिन तुम हो जो पहली बार मुझे पसंद आए। तुम्हारे 2 बच्चों को पैदा करके मुझे खुशी होगी। बहुत चालाक हो तुम। नहीं सरदार जगदम्बा, मैं तो अब आपके हुक्म की गुलाम हूँ। तो क्या आप मुझे साथ ले चलोगे? हाँ, और सो मेरा सामान भी ले चलना होगा। मैडम तारा ने वैन की तरफ इशारा किया। सरदार जगदम्बा ने वैन को देखा और सख्त स्वर में कह उठा, ज़रूर ले चलेंगे, लेकिन अब कोई सामान तुम्हारा नहीं। तुम मेरी हो तो तुम्हारा सब कुछ मेरा। क्या सामान है जो तुमने इसमें भर रखा है? मेरी दौलत, जो कि अब तुम्हारी है। दौलत? सरदार जगदम्बा ने सिर हिलाया। बहुत है मेरे पास। ये दौलत भी उसी दौलत का हिस्सा बन जाएगी। मेरे लिए ये सब कुछ बेकार। बहुत दौलत है तुम्हारे पास? तारा के होठों से निकला। बहुत, देख लेना तुम। इसे भी वहाँ रख देंगे। और कहाँ से ली तुमने दौलत सरदार? सारे सवाल क्या अभी पूछोगी? अब तुमने हमारे साथ ही रहना है, मेरे बच्चे पैदा करने हैं। पहले दौलत देखना, फिर सवाल करना, सरदार जगदम्बा ने कहा और दूर खड़े अपने साथियों की तरफ बढ़ गया। मैडम तारा मुस्कुराई। उसे खुशी थी कि वैन में रखी दौलत भी उसके साथ ही जाएगी। साथ ही जगदम्बा की दौलत को भी समेट ले जाने की इच्छा उसमें उठने लगी थी। बुंदेला की उसे परवाह नहीं थी अब। खतरा पाकर उसे जगदम्बा के रहमो करम पर छोड़कर वो भाग खड़ा हुआ था। तारा को सिर्फ दौलत की ज़रूरत थी। उसे बाहों में समेट लेने वाला मर्द ताराचंद हो, बुंदेला हो या आदिवासी जगदम्बा, इस बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ताराचंद मजीरा पहुंचा। रास्ते में उसे वक्त लग गया था। कार खराब हो गई थी। कार भी उसने वहाँ से निकलकर रास्ते में खरीदी थी और खुद ही ड्राइव करके मजीरा तक आया था। छठे दिन वो मजीरा पहुंचा था। सुबह के 8 बज रहे थे। सूर्य ने आसमान की तरफ उठना शुरू कर दिया। गर्मी ने भी वक्त से अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। मजीरा में उसे उस वक्त इक्का दुक्का लोग ही नज़र आ रहे थे, कुछ आदिवासी तो कुछ उस जैसे बाहरी लोग। जो ही उसकी कार मजीरा के रास्ते पर पहुंची, 3 लोग उनकी कार के सामने आ गए। ताराचंद ने कार रोकी।
पैनी निगाहों से बारी बारी तीनों को देखा। तीनों नंबरी हरामी लग रहे थे। एक पास आ पहुंचा था। ताराचंद को देखकर कड़वे अंदाज में मुस्कुराया। जवाब में ताराचंद के होठों पर सख्त सी मुस्कान उभरी। नया आया है मजीरा में, वो बोला। हाँ, ताराचंद ने कहा। मेरे को भी ऐसे ही लगता है। तेरे को पहले नहीं देखा, इस कार को भी इधर नहीं देखा। बाहर निकल। ताराचंद दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। 3 कदम दूर उसके साथ दोनों साथियों को देखा। कार बेचेगा? पास खड़े व्यक्ति ने ताराचंद से हंसकर पूछा। खरीदेगा? ताराचंद मुस्कुरा पड़ा। खरीदने में क्या है, जब तक पेट्रोल है तब तक तो मज़े ले ही लेंगे। खरीद ले। उसने ताराचंद की बाँह पकड़ी और उसे कार से दूर किया कि खतरनाक ढंग से हंसकर बोला। खरीद ली? बिना कीमत दिए? ताराचंद व्यंग से क्या उठा। यहाँ ऐसा ही होता है, कुछ दूर खड़े दोनों में से एक बोला। साथ खामोश खड़ा तीसरा भी क्या उठा। बाहर से आ रहा है तो नोट भी लाया होगा। निकाल, कितना माल है पास में। साथी ने दूसरे साथी उसने रिवॉल्वर निकाल ली। ये तो गलत बात है, ताराचंद ने होंठ से कोड़कर कहा। इधर ऐसे ही चलता है, नोट निकाल, नहीं तो गोली मारकर नोट लेंगे। ताराचंद ने जेब से 100 का नोट निकाला, बोनट पर रख दिया। ये क्या? इसके 3 टुकड़े करके आपस में बांट लो। ताराचंद मुस्कुराया। साले हरामी। उसके पास खड़े व्यक्ति ने गुर्रा कर रिवॉल्वर निकाली। हमें नक्शा दिखाता है। ताराचंद ने उसकी रिवॉल्वर पर हाथ डाला और साथी उसे खींचकर अपने सामने कर लिया। तब तक दूसरा उस पर गोली चला चुका था, जो कि उसके साथी को ही लगी। ताराचंद के हाथ में रिवॉल्वर आ गई थी। उसने एक साथ 2 फायर किए और सामने मौजूद दोनों की छातियों में गोलियां लगीं। वे नीचे जा गिरे थे। ताराचंद ने जिस व्यक्ति की ओट ली थी वो भी नीचे लुढ़क चुका था। ताराचंद ने रिवॉल्वर जेब में डाली और कार के भीतर रखा छोटा सा एयर बैग उठाया और पैदल ही आगे बढ़ गया। ताराचंद का चेहरा कठोर और शांत था। मजीरा और रानों के बारे में उसने सब कुछ सुन रखा था, लेकिन आया वो यहाँ पहली बार था। वो जानता था कि कैसी खतरनाक जगह में वो कदम रख चुका है। जिस रास्ते पर वो जा रहा था वहीं कुछ आगे एक आदमी खड़ा उसे ही देख रहा था। उसकी जेब में रिवॉल्वर रखी थी, जिसे वो रह रहकर थपथपा उठता था। ताराचंद उसके पास पहुंचा, ठिठका। वो आंखें सिकोड़े ताराचंद को देख रहा था। कुछ दिन पहले इधर कौन कौन भारी लोग आए हैं? वो गोलियां तूने चलाई हैं? उन तीनों को तूने ही मारा है? उसने पीछे की तरफ इशारा किया। ताराचंद ने देखा उसकी कार और तीनों की लाशें यहाँ से नजर आ रही थीं। हाँ। ताराचंद की निगाह पुनः उस व्यक्ति पर जा टिकी। क्यों? मेरी जेब में पड़े नोट मांग रहे थे, क्या तुझे भी चाहिए? नहीं। बता, कुछ दिन पहले कौन से भारी लोग इधर आए? सीधा चला जा, कुछ आगे तरसेम का ठिकाना है, पूछ लेना किसी से। आने जाने वालों पर वही नज़र रखता है। तेरी बात का जवाब वो देगा, मुझे नहीं मालूम। ताराचंद आगे बढ़ गया। वो वहीं खड़ा ताराचंद को जाते देखता रहा। इस दौरान कई बार उसने जेब में पड़ी रिवॉल्वर निकाली और कुछ बार कार की तरफ भी देखा, जिधर वो तीनों मरे पड़े थे। फिर उसने ताराचंद को गोली मारकर पैसे छीन लेने का इरादा छोड़ा और रिवॉल्वर वापस जेब में डालकर आगे बढ़ गया। तरसेम आग जलाकर लोहा तपा लेने के बाद उसे चोट मारकर पैना कर रहा था कि तभी उसकी निगाह ताराचंद पर जा टिकी, जो कि रास्ते पर इसी तरह बढ़ता आ रहा था। तरसेम ने गर्म लोहे पर फिर चोटें मारनी आरंभ की, लेकिन नज़र ताराचंद पर ही रही। आंखें सिकोड़े तरसेम उसे इस तरह देख रहा था जैसे शिकार आ रहा हो। ताराचंद भी उसे देख चुका था। आगे आते आते हुए ताराचंद की निगाह तरसेम पर ही थी, जो चोटें तो नीचे मार रहा था परंतु देख ताराचंद को रहा था। ताराचंद उस रास्ते से आगे निकला। तरसेम को उसकी पीठ नजर आने लगी। तरसेम ने लोहे पर चोटें मारनी छोड़ दी। नज़र ताराचंद पर ही रही कि तभी ताराचंद ठिठक कर पलटा और तरसेम की तरफ बढ़ा। पास पहुंचा, करीब ही पड़े पीपे पर बैठ गया। गोलियों की आवाज़ सुनी तूने? तरसेम ने हौले से सिर हिलाया। मैं नहीं गोलियां चलाई थी। कितनी गोलियां चलने की आवाज़ सुनी? पूछा ताराचंद ने। 3। तरसेम की एक टक निगाह ताराचंद पर ही थी। 3 ही मरे हैं। ताराचंद ने सिगरेट सुलगाई। तरसेम की निगाह उसकी कमीज़ के खुले बटनों पर पड़ी। छाती पर घाव का ताज़ा निशान नजर आ रहा था, जो कि ठीक हो रहा था। तरसेम है तू? ताराचंद ने एकाएक पूछा। हाँ। तरसेम की आंखें सिकुड़ी। मेरा भी यही ख्याल था कि तू तरसेम ही होना चाहिए। सुना है तेरे को पता रहता है कि मजीरा में कौन कौन आता है। बता, बीते 2-4 दिन में कितने नए लोग आए? तू कौन है? ताराचंद। नया आया है? अभी आ रहा हूँ। पानी पिएगा? ताराचंद ने तरसेम की आंखों में झाँका, फिर मुस्कुराया। पिला। तरसेम उठा और उसकी कमीज के भीतर देखा। उसकी छाती पर नजर आ रहे गोली के निशान को देखा, फिर बिना कुछ कहे झोपड़ी में प्रवेश कर गया। जल्दी ही वापस आया तो हाथ में पीतल का पानी भरा गिलास थाम रखा था। पास आकर ताराचंद को दिया और खुद पहले वाली जगह पर बैठ गया। ताराचंद ने पानी पीकर गिलास पास ही नीचे रखते हुए कहा, तू क्या सबको आने जाने वालों को पानी पिलाता है? नहीं। फिर मुझे क्यों पिलाया? यूं ही पिला दिया।
मैंने तेरे से पूछा था कि बीते कुछ दिन में नए लोग कितने आए। कुछ देगा तो बताऊंगा। कमाई नहीं कराएगा तो मुंह कैसे खुलेगा मेरा। ताराचंद मुस्कुराया, रिवॉल्वर निकाली और उसकी तरफ कर दी। अब खुलेगा मुंह या मुंह में नाल रखकर घोड़ा दबाऊं। 5 लोग आए। 2 तो रानो जानो को कह रहे थे। मास्टर ने उनसे माल लेकर उन्हें रानो तक जाने का इंतज़ाम करवा दिया। तरसेम बोला। ताराचंद ने रिवॉल्वर वापस जेब में रख ली। देखने में वो कैसे लगते थे? तरसेम ने अयूब और जमीर के हुलिये बताए। ताराचंद समझ गया कि इनमें से एक का हुलिया अयूब खान से मिलता है, जिसके बारे में देवराज चौहान ने बताया था। इसका मतलब देवराज चौहान सही कह रहा था। कितनी देर पहले आए थे इधर? हफ्ता हो गया। बाकी के 3? उसी दिन एक और इनके बारे में मेरे पास पूछने आया था कि वो दोनों किधर गए। उसी दिन? हाँ, मुझे लगता है वो उन दोनों के पीछे था। देखने में कैसा लगता था वो? तरसेम ने बुंदेला का हुलिया बताया। ताराचंद चौंका। फिर बता। तरसेम ने दोबारा बुंदेला का हुलिया बताया। हैरानी है, ताराचंद बड़बड़ाया। बुंदेला यहाँ? क्या कहा? तरसेम क्या उठा। कुछ नहीं। ताराचंद के चेहरे पर अजीब से भाव थे। और बाकी के 2? इन लोगों से 3 दिन बाद आए थे। मेरे पास नहीं आए। सामने से 2-3 बार निकले थे। इतना ही पता चला कि वो रानो जाना चाहते थे और किसी गाड़ी का इंतज़ाम चाहते थे। परंतु उस दिन इत्तेफाक से मजीरा में सिर्फ एक ही कार थी, वो भी ख़राब। उसके बाद वे शायद यूं ही रानो चले गए थे। हुलिया बताओ उनके। तरसेम ने देवराज चौहान और जगमोहन के हुलिये बताए। ताराचंद समझ गया कि देवराज चौहान और जगमोहन अयूब खान के पीछे रानो गए हैं। परंतु बुंदेला का मजीरा पहुंचना ताराचंद के लिए भारी उलझन की बात थी। बुंदेला को तो मुंबई में मौजूद होना चाहिए, परंतु वो मजीरा में दिखा। अयूब खान के पीछे आया मजीरा। तरसेम से वह अयूब खान के बारे में पूछ रहा था कि वो किधर गए हैं। एकाएक ताराचंद ने पूछा। पहले वाले दोनों खाली थे? तरसेम ने ताराचंद को देखा, फिर क्या उठा। हाँ, खाली हाथ थे। पास में कोई सामान नहीं था? नहीं था। ताराचंद की आंखें सिकुड़ी। उसी दिन किसी ने सरदार जगदम्बा के बेटे को मार दिया। सरदार जगदम्बा? मजीरा में आदिवासी कबीला है उसका। अपने बेटे की मौत को देखकर वो पागल हुआ पड़ा है। जो आदमी भी उसके कबीले वालों को हाथ लगाता है उसे मार रहे हैं वो। उनका ख्याल है कि उसके बेटे को बाहरी लोगों ने मारा है। वैसे वो ठीक भी सोचता है। जगदम्बा के बेटे को उसके कबीले वाले नहीं मार सकते। ताराचंद ने कश लिया और सिगरेट एक तरफ उछाल दी। वो 5 रानो ही गए हैं? तरसेम ने नज़रें ताराचंद पर टिकाते हुए कहा। नोट निकाल, कुछ और जानना है तो। और भी पता है तेरे को? एक बात, लेकिन नोट लिए बिना नहीं बताऊंगा। ताराचंद ने 500 का नोट निकाल कर उसे दिया। बता। वो जो पहले 2 के पीछे उनके बारे में पूछने मेरे पास आया था, वो कल शाम को भी मेरे पास आया। बुंदेला? ताराचंद के होंठों से निकला। नाम तेरे को पता होगा। कल शाम जब वो मेरे पास आया था तब मैं उसे पहचान भी नहीं पाया कि ये वही है। उसकी शेप बड़ी हुई थी, कपड़े मैले हो रहे थे, लेकिन खतरनाक है वो। मेरे से खाना बनवा कर खाया और 1000 रुपये मुझे दिए। साथ में सरदार जगदम्बा के बारे में पूछ रहा था। जगदम्बा के बारे में? ताराचंद की आंखें सिकुड़ी। हाँ, उसका कबीला कहाँ है, क्या मैं उसके कबीले के किसी आदमी को जानता हूँ, ऐसी बात। लेकिन जगदम्बा से मेरा क्या मेल? वो तो बाहरी लोगों को शुरू से ही पसंद नहीं करता। ताराचंद चेहरे पर सोच के भाव समेटे उसे देखता रहा। 500 और निकाल। क्यों? एक बात और बताऊंगा। ये नहीं पता कि वो बात तेरे काम की है या नहीं। ताराचंद ने उसे 500 का दूसरा नोट निकाल कर थमाया तो वो कह उठा। सुना है सरदार जगदम्बा के हाथ मजीरा से कोई औरत लगी है, जिसे कि वो अपने साथ कबीले में ले गया। उससे अपने बेटे को पैदा करके कबीले का सरदार बनाएगा। औरत? ताराचंद बोला। कैसी औरत दिखती है वो? मैंने तो नहीं देखा, पता नहीं। पता करके बता। क्यों? 1000 रुपये दूंगा। वो तेरी औरत तो नहीं? तरसेम एकाएक मुस्कुराया। यही तो पता लगाना है, कहीं वो मेरी औरत तो नहीं। ताराचंद भी मुस्कुरा पड़ा। तरसेम के चेहरे पर सोच के भाव आ ठहरे। शाम को आना तू मेरे पास। शाम को क्या होगा? सरदार जगदम्बा के कबीले के किसी आदमी को तलाशता हूँ, उससे तेरी बात कराऊंगा। जो पूछना हो पूछ लेना। ताराचंद पीपे से उठा। 1000 रुपया तो दे जा। तरसेम क्या उठा। शाम को दूंगा, जब उस औरत के बारे में मुझे कोई खबर मिलेगी। खबर का ठेका मैंने नहीं ले रखा। जगदम्बा के कबीले के बंदे से मिलवाने का 1000 रुपया लूँगा। शाम को जब तू आएगा तो पहले 1000 लूँगा, फिर मिलाऊंगा। 1000 ना देना हो तो मत आना। दूंगा। 1000 पहले दूंगा। ताराचंद ने कहा और पीठ पर छोटा सा एयर बैग फंसाए आगे बढ़ गया। तरसेम उसे जाता देखता रहा, फिर बड़बड़ा उठा। माल तो इस हरामी के पास भी बहुत होगा। पीठ के थैले में नोट भर रखे लगते हैं। छोड़ूंगा नहीं। शाम को इसका काम निपटा ही दूंगा। अगले दिन बरसात थमी। रात भर में देवराज चौहान, जगमोहन, अयूब खान और जमीर सिंह ने नींद पूरी कर ली थी। लगातार बरसात की वजह से मौसम कुछ ठंडा हो गया था। जब वे चारों मजीरा जाने के लिए उस झोपड़े से निकले तो दिन के 12 बज रहे थे। हर तरफ बरसात में भीगे पहाड़ नजर आ रहे थे। हवा थम सी गई थी। काले बादलों के टुकड़े आसमान में तैर रहे थे।
परंतु उन बादलों का इरादा ठहर कर बरसने का नहीं लगता था। वे ढलान का रास्ता तय करके ऊपर रास्ते पर पहुंचे। यहाँ से पैदल ही चलना है, जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। पैदल ही चलना है, देवराज चौहान क्या उठा, सवारी शायद यहाँ नहीं मिलेगी। वे सब चल पड़े। कितनी दूर है यहाँ से मजीरा? रात को वहाँ पहुँचेंगे। जगमोहन ने अयूब और जमीर को घूरा। सालों, पता है ना कि दौलत से भरी वैन मजीरा में कहाँ रखी है? जगमोहन ने शब्दों को चबाकर पूछा। पता है, अयूब खान जल्दी से बोला। वे पैदल ही आगे बढ़े जा रहे थे। अयूब खान और जमीर सिंह की नज़रें मिली। चलते चलते वे पास आ गए। भाग निकलें? जमीर ने अयूब से धीमे स्वर में पूछा। नहीं, दबे स्वर में अयूब के उठा। इंतज़ार कर, ठीक वक्त आने दे, उस दौलत तक पहुंचने दे। दौलत लेकर ही भागेंगे, उस वक्त इन दोनों को भी ख़त्म कर देंगे। तभी देवराज चौहान ने चलते चलते पीछे आते इन दोनों को देखा। दोनों के कदम हड़बड़ाकर तेजी से उठे। तुम दोनों पीछे नहीं, हमारे आगे चलोगे? अयूब और जमीर उसी पल देवराज चौहान और जगमोहन से 4 कदम आगे पहुंचकर तेजी से आगे बढ़ने लगे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। मुझे इन दोनों पर ज़रा भी विश्वास नहीं। जगमोहन क्या उठा। मौका मिलते देखना, ये हमारा गला काटेंगे। देवराज चौहान के होठों पर शांत मुस्कान आ ठहरी। वे तेजी से मजीरा की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जहाँ दौलत थी, वहशत थी, दहशत थी, खौफ था। कहने वाले ये भी कहते थे कि रानों से ज़्यादा मौत का डर मजीरा में था। देवराज चौहान और जगमोहन को इस बात का एहसास भी नहीं था कि मजीरा के दरिंदे जैसे उनके ही मजीरा में आ पहुंचने का इंतजार कर रहे थे कि खून की होली का खेल शुरू कर सके। हर बात से बेखबर उनके कदम मजीरा की तरफ उठते जा रहे थे। सुरजीत और सुलेमान देवराज चौहान, जगमोहन, अयूब और जमीर सिंह के पीछे चल पड़े थे छिपते छिपते। वे पूरी तरह सतर्क थे कि वो लोग पीछे आते उन्हें देख ना सकें। देख लिया तो सारा मामला खत्म हो जाएगा। वे लोग या तो उन्हें मार देंगे या फिर वे सतर्क हो जाएंगे। जबकि बड़ी दौलत का मामला होने की वजह से वे हर हाल में दौलत तक पहुंचना चाहते थे। दोनों ने कंधों पर हथियारों वाला थैला लटका रखा था। सुलेमान, बोल। निशाना तेरा भी बढ़िया और मेरा भी बुरा नहीं। सुरजीत बोला। तो देवराज चौहान और जगमोहन की हमें ज़रूरत है क्या? नहीं, अयूब और जमीर सिंह ही हमारे काम के हैं। वो हमें उस दौलत तक ले जा सकते हैं। तो तू देवराज चौहान का निशाना ले, मैं जगमोहन को नाप लेता हूँ। सुलेमान ने चलते चलते सुरजीत पर निगाह मारी। बात बढ़िया नहीं लगी? पूछा सुरजीत ने। बुराई तो नहीं है बात में। सुलेमान सोच भरे स्वर में क्या उठा। लेकिन अभी सब कुछ शांत है, हमें कोई भी परेशानी नहीं है। निशाना चूक गया तो पंगा खड़ा हो जाएगा। देवराज चौहान भी कम नहीं। तेरा मतलब कि अभी ऐसे ही चलने दें? हाँ, दिक्कत आएगी तो मुंडी उड़ा देंगे देवराज चौहान की। ये भी ठीक है। वे सतर्कता से पीछा करते रहे देवराज चौहान उन तीनों का। सरदार जगदम्बा के कबीले में आज खुशी का माहौल था। होता भी क्यों नहीं। कबीले के रीति रिवाज के मुताबिक उसने मैडम तारा से ब्याह कर लिया था। उत्सव जैसा लग रहा था। कबीले का ज़र्रा ज़र्रा अब किसी को भी याद नहीं, जैसे कि 2 दिन पहले ही सरदार जगदम्बा के बेटे की हत्या हो चुकी है। वो बात पुरानी हो गई थी, जैसे उन सब के लिए। आदिवासी रस्मों के तहत मैडम तारा दुल्हन बनी हुई थी। कपड़े के नाम पर मैडम तारा के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके शरीर पर मटमैले से रंग का लेप चढ़ा हुआ था, जिसमें से भीनी भीनी महक उठ रही थी, जो कि पास वाले को जैसे मदोश कर रही थी। कमर पर पेड़ की छाल जैसी कोई चीज़ लिपटी हुई स्कर्ट की भांति लग रही थी। उसके ऊपर डोरी में बांधकर चौड़ी पत्तियों की लाइन कमर के गिर्द बंधी हुई थी। नाभि पर लाल जैसे रंग से कोई डिज़ाइन बना रखा था। छातियों पर भी पत्तियों की डोरी लिपटी हुई थी। कभी कभार वो छातियाँ पत्तों से बाहर छलक उठती थी और पुनः पत्तियों में लुप्त हो जाती। उसके बालों को गूंथ कर सिर के बीचों बीच जूड़ा सा कर रखा था। चेहरे पर पीली लकीरें खिंची दिख रही थी और माथे पर सफ़ेद रंग का मोटा टीका लगा था। कानों में लोहे के कुंडल लटक रहे थे। ब्याह की रस्म के दौरान आदिवासियों के यहाँ बनी शराब का गिलास उसे पीने को दिया गया था, जिसे पी लेने के बाद मैडम तारा नशे में डूब गई थी। ढोल ड्रम बजते उसे सुनाई देते रहे। कानों को फाड़ देने वाला शोर छाया रहा। एक बूढ़ा सा व्यक्ति उन्हें एक झोपड़े के पीछे ले गया और जब 10 मिनट बाद उनके साथ झोपड़े के पीछे से निकला तो उसने घोषणा कर दी कि सरदार जगदम्बा और तारा का ब्याह पूर्ण हो गया है। ये खबर कबीले वालों के लिए खुशी की थी। उसके बाद तो जश्न का माहौल हो गया। वहाँ ढोल की आवाज़ें तेज़ हो गई। खेल कूद, पीना पिलाना और खाना शुरू हो गया। सरदार जगदम्बा और मैडम तारा झोपड़े के शानदार कमरे में पहुंच चुके थे। तारा पर अभी भी नशा सवार था, परंतु वो होशो हवास में थी। जगदम्बा का चेहरा भी नशे में सुर्ख हो रहा था। मैडम तारा के होठों से नशे भरा स्वर निकला। मेरे राजा। मैडम तारा के होठों से नशे भरा स्वर निकला। राजा, सरदार जगदम्बा बोला, अब तुम्हें कबीले के रीति रिवाज जान लेने चाहिए। रिवाज? हाँ, यहाँ औरतें अपने मर्दों के सामने झुककर रहती हैं।
पहली रात अपने मर्द को अपने हाथों से स्नान करवाती हैं और फिर उसी पानी से खुद स्नान करती हैं। और ओ राजा, ये सब भी हो जाएगा, अब क्या मुझे देखोगे नहीं? सरदार जगदम्बा की आंखों में तीव्र चमक उभरी हुई थी। नशे में उसका चेहरा धधक सा रहा था। वो हौले से हंसा और उसके पास जा बैठा। हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। अ मैडम तारा के होंठों से सिसकारी निकली। क्या हुआ? आज मुझे पहली बार किसी मर्द ने छुआ है। तारा की आवाज़ जैसे सुइयां चुभो देने वाली थी। सच? तुम्हारी कसम राजा। जगदम्बा ने उसकी बाँह पकड़ ली। जान लोगे क्या? अभी तो जान देने का इरादा है। कितनी रोमांटिक बातें करते हो, लगता ही नहीं कि तुम आदिवासी कबीले के सरदार हो। सरदार जगदम्बा उसके और भी करीब आ गया। ऐसे नहीं, मैडम तारा मचली। तो हमारे यहाँ रिवाज है, पहली रात औरत को तोहफा दिया जाता है। तोहफा? हाँ, तभी अपनी पत्नी के करीब आया जाता है। लेकिन तोहफा मेरे पास इस वक्त कहाँ? मुझे अपनी दौलत दिखा दो, यही तोहफा तोहफा होगा मेरे लिए। अभी? तोहफा तो अभी ही देना है। कल दिखाऊंगा अपनी दौलत। पक्का? तेरी कसम। ओह, तुम कितने अच्छे हो। मेरी दौलत भी अपनी दौलत में रख दी है? हाँ, ठीक किया। अब मेरी और तुम्हारी दौलत में फ़र्क ही क्या है? वो तुम्हारा कौन लगता था? सरदार जगदम्बा ने पूछा। कौन राजा? जो तुम्हें छोड़कर भाग गया था? बुंदेला की बात कर रहे हो? वो तो मेरा दूर के रिश्ते का भाई है। भाई? हाँ, ताऊ का लड़का है, मैडम तारा ने कहा। राजा, एक गिलास और पिला दो। शराब का? वो सामने रखी है। उठ, तू भी पी और मैं भी पी लूँगा। कमाल करते हो, तुम्हारे होते हुए गिलास मैं बनाऊँ, ये अच्छी बात है क्या? तो क्या सरदार गिलास बनाएगा? मेरा नाम मिट्टी में मिलाएगी क्या? मैडम तारा ने हाथ बढ़ाकर उसका हाथ थाम लिया और आंखों में झाँक कर बोली। तेरा नाम कैसे मिट्टी में मिलेगा सरदार? यहाँ तेरे मेरे सिवाय है ही कौन? बना गिलास। सरदार जगदम्बा ने मुस्कुराकर तारा को देखा कि उसका हाथ मटके में रखी शराब की तरफ बढ़ गया। तारा उसे देखती रही, फिर जहरीले स्वर में बड़बड़ा उठी। तेरे को तो ठंडा बना दूंगी जगदम्बा। ताराचंद जैसे खतरनाक इंसान को मैंने नहीं बख्शा तो तू क्या चीज़ है? जगदम्बा ने गिलास भरते हुए तारा को देखा। बुंदेला हाथ नहीं आया? नहीं, बच गया, लेकिन जल्दी पकड़ा जाएगा। छोड़ इन बातों को, इस वक्त तू बहुत हसीन लग रही है। शुरू शुरू में औरत हसीन ही लगती है, मैडम तारा हौले से हंसी। अच्छा, बाद में क्या लगती है? सरदार जगदम्बा मुस्कुराया। बाद में इतना होश ही कहाँ रहता है मर्द को कि औरत को समझ सके। फिर तो मर्द अपने को भी भूल जाता है। मैं समझा नहीं। वो 2 गिलास थामे पास आया। सब समझ जाएगा, आज की रात का तो मज़ा ले ले। कहते हुए मैडम तारा ने गिलास थामा और होठों से लगा लिया। रात जवां होती चली गई। सरदार जगदम्बा के शरीर में नागिन ने अपना जहर फैलाना शुरू कर दिया था। ताराचंद उस शाम तरसेम के पास आया था, लेकिन तरसेम ने बताया कि जगदम्बा के कबीले में जश्न हो रहा है, इसलिए आज कोई नहीं आएगा। तो ताराचंद अगले दिन दोपहर को तरसेम के पास पहुंचा। तब तरसेम ने उसे साथ लिया और उसे पास ही के जंगल में ले गया, जहां कुछ आदिवासी लकड़ियां काटने में लगे थे। दामू, तरसेम ने दूर से ही एक आदमी को पुकारा। कुल्हाड़ी वहीं छोड़कर वो पास आ पहुंचा। क्या है? ये साहब तेरे से उस औरत के बारे में पूछना चाहते हैं जिसे जगदम्बा अपने साथ कबीले में ले गया था। वो? उसके साथ तो सरदार ने कल ब्याह रचा लिया। ब्याह? तरसेम के होंठों से निकला। उसने ताराचंद को देखा। हैरान क्यों होता है? दामू बोला। सरदार ने भारी औरत के साथ ब्याह रचा लिया, हैरानी तो होगी। सरदार कहता है कि सरदार जो भी करता है गलत नहीं होता, दामू ने कहा। तरसेम ने ताराचंद को देखकर कहा, जो पूछना है पूछ ले। वो औरत देखने में कैसी लगती है? ताराचंद ने पूछा। दामू ने जो हुलिया बताया वो पक्के तौर पर मैडम तारा का था। ताराचंद को यकीन नहीं आया कि तारा मजीरा में और आदिवासी कबीले के सरदार से ब्याह कर चुकी है। कई लंबे पल तो उसे खुद को संभालने में लगे। कहाँ मिली वो औरत जगदम्बा को? किले के खंडेरों में। उसके साथ कोई और भी था जो कि बचकर भाग निकला था। ताराचंद समझ गया कि वो बुंदेला हो सकता है। दामू फिर क्या उठा। उस औरत के पास बहुत बड़ी दौलत थी। दौलत? हाँ, गाड़ी में भर रखी थी। कबीले के सब लोग थोड़ी थोड़ी करके उठा के उसे बस्ती में ले गए। ताराचंद के दांत भिज गए। वो समझ गया कि यकीनन दौलत उसी की है। बुंदेला के साथ मिलकर तारा ने उसे धोखा दिया। अब उसे समझ में आने लगा था कि वो मुंबई में कमज़ोर क्यों होता चला गया था। तारा उसकी खबरें बुंदेला को देती रही और बुंदेला उसके पाँव काटने की कोशिशों में लगा रहा, और आखिर वो कामयाब भी रहा। तारा ने बुंदेला के साथ मिलकर उसकी दौलत पर हाथ डाला और वो कामयाब भी रहा। ताराचंद जानता था कि वो सही सोच रहा है। यह जुदा बात थी कि सोच के साथ विश्वास का आधार नहीं था, परंतु ताराचंद को अपनी सोच पर जरा भी शक नहीं था। वो गाड़ी मैटाडोर वैन थी? ताराचंद ने होठ भींचकर पूछा। मैटाडोर? ये क्या होती है? दामू वैन के नाम को नहीं समझ पाया। तू जा, तरसेम बोला। दामू चला गया। तूने पूछताछ कर ली? 1000 रुपये दे, तरसेम ने कहा। ताराचंद ने 1000 रुपये निकालकर तरसेम को दिए। मैं जानता हूँ जब औरत हरामीपन दिखाए तो कितनी तकलीफ़ें होती हैं। एक बार मैंने भी ऐसी ही तकलीफ़ को सहा था।
तरसेम गर्दन हिलाकर बोला, वैसे वो औरत तेरी क्या लगती है? ताराचंद ने कठोर निगाहों से उसे देखा। मत बता, घूरता क्यों है? किले के खंडहर किस तरफ हैं? ताराचंद ने पूछा। तरसेम उसे रास्ता समझाने लगा। ताराचंद देर तक पैदल चलता हुआ पसीने में भीगता उस तरफ जा पहुंचा जहाँ किले या महल के खंडहर थे, परंतु थोड़ा सा रास्ता भटक जाने के कारण वो वहां जा पहुंचा जहां बुंदेला ने अपनी कार अच्छी तरह ओट में छिपा रखी थी। वहां कार देखकर ताराचंद के माथे पर बल पड़े। पास पहुंचकर कार को देखा, खोला, भीतर चेक किया तो ऐसी कई चीज़ें वहां उसे मिली कि देखते ही समझ गया कि ये कार बुंदेला की है। ताराचंद के चेहरे पर कठोरता के भाव आ ठहरे। ये जान चुका था कि तारा के गुपचुप संबंध बुंदेला से हैं, तभी तो उसके साथ मिलकर उसके खिलाफ सालों लंबी साजिश चली और उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। ताराचंद जैसा खूंखार और चालाक आदमी ना समझ सका कि तारा उसके साथ रहकर उसकी ही जड़ें काट रही है। उससे ये जान लेती कि वो क्या करेगा और कहाँ जाएगा, फिर बुंदेला को खबर कर देती। उसका खास आदमी बनकर बुंदेला एक औरत की खातिर उससे दगाबाजी करता रहा। बहुत बुरा किया दोनों ने, बहुत बुरा। ताराचंद वहाँ खंडहरों को ढूंढता रहा। घना जंगली सुनसान इलाका था। तभी वहाँ पेड़ों की छाया में सोया एक आदिवासी दिखा जो उसकी आहट पाकर उठ बैठा था। कौन सी जाति के हो? सवाली का हूँ, वो बोला। तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? यहाँ किले महल के खंडहर किधर हैं? उधर, ये जंगल का रास्ता, इसी तरफ बढ़ जाओ, कुछ देर बाद वहाँ पहुँच जाओगे। ताराचंद उसी तरफ बढ़ गया। मैं साथ चलूँ? 100 रुपया दे देना मुझे। ताराचंद ने कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ता रहा। 1 घंटे बाद जंगल पार होते ही उसने खुद को खंडहरों में पाया तो वह खंडहरों में भटकने लगा। वहाँ की हर जगह देखने लगा। उसे तलाश थी मैटाडोर वैन की, जो कि काफ़ी कोशिशों के बाद खड़ी मिली। ताराचंद आंखें सिकुड़े वैन को देखता रहा। वो हरे रंग की मैटाडोर वैन धूल से अटी पड़ी थी। उसके आगे पीछे के सारे दरवाजे खुले हुए थे। एक दरवाज़ा तो टूटकर झूल रहा था। वो पूरी तरह भीतर से खाली थी। सीटों के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आया। मैटाडोर का नंबर देखा, मुंबई का ही नंबर था। ताराचंद की नज़रें इधर उधर फिरती रहीं। एकाएक उसकी निगाह कुछ दूर पड़े चमक मार रहे पत्थर पर पड़ी। ताराचंद उस तरफ बढ़ा, पास पहुंचा। उसे नीचे से उठाकर हथेली पर लेकर देखा, वो हीरा था। उस हीरे को वो बखूबी पहचानता था। उसके अफ्रीकी दोस्त ने उसे ऐसे बहुत से हीरे उपहार के तौर पर दिए थे जो कि उसने संभाल कर रखे हुए थे। ताराचंद को जब सारी दौलत इकट्ठी करने को बोला तो उसमें ये हीरे भी थे। यानी कि उसकी सोच सही निकली कि तारा गड़बड़ कर रही है और वो गड़बड़ अपने बुंदेला के साथ मिलकर की है। इस दौलत को वो इस तरह अपनी बना लेना चाहती थी कि उसे शक ना हो कि यह सारा काम तारा ने किया है और वो आज़ादी से दौलत के मज़े ले सके। बुंदेला और तारा की पुरानी खिचड़ी पकती रही और उसे पता ना चला। उसी पल ताराचंद की निगाह 20-30 कदम दूर एक और चमकते पत्थर पर पड़ी। वो उसके पास जा पहुंचा। वो भी हीरा था। ताराचंद ने उसे उठाकर देखा। फ़ौरन उसे याद आ गया था कि वो हीरा उसने कादरी नाम के अरब व्यक्ति से कई साल पहले किसी शर्त में जीता था। अमूल्य हीरा था ये। किस बेदर्दी से वो आदिवासी उसकी दौलत को यहाँ से ले गए, इस बात का उदाहरण उसके सामने था। 2 हीरे यूं ही इधर बिखरे पड़े मिले तो हो सकता है रास्ते में भी बहुत कुछ मिला हो। ताराचंद ने आज तक किसी पर भरोसा नहीं किया, लेकिन तेरे पे किया तारा, और तूने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया, मेरी दौलत को और बुंदेला को हासिल करने की खातिर। बड़बड़ा उठा ताराचंद। लेकिन ताराचंद बूढ़ा नहीं हुआ अभी। तुझे हर बात का हिसाब देना होगा। तू जहाँ भी है मैं आऊँगा तेरे पास। ताराचंद का चेहरा बेहद कठोर और खूंखारता भरा नजर आने लगा था। हथेली में रखे दोनों हीरो को उसने जेब में डाला, सिगरेट सुलगाई। चेहरा ज़रूरत से ज़्यादा सख्त हुआ पड़ा था। रह रहकर होठ भिज रहे थे। तभी उसके कानों में टप टप की मध्यम सी आवाज़ पड़ने लगी। ताराचंद सतर्क हो उठा। आंखें सिकुड़ी। 2 क्षणों में ही उसे एहसास हो गया कि ये घोड़ों की टापों की आवाज़ें जो कि इधर ही आ रही है। आने वाला घोड़ा बेहद मध्यम गति से चलता इस तरफ ही आ रहा है। ताराचंद ने कश लिया। घोड़े के आने के इंतज़ार में खड़ा रहा। नज़रें उसी तरफ रहीं जिधर से टापों की आवाज़ उठ रही थी। आवाज़ें निरंतर करीब आती महसूस हो रही थी। ताराचंद का कठोर चेहरा सपाट सा हो चुका था। वो चाहता तो सावधानी के नाते छिपकर आने वाले को देख सकता था, परंतु खुले में खड़ा रहा। वो सामने की दीवार की ओर से एकाएक वो घुड़सवार निकला और सामने आ गया। वो मास्टर था। बदन पर जीन्स की पैंट, भूरे रंग की मोटी कमीज़ पहन रखी थी। गर्मी की वजह से कमीज़ के बटन पेट तक खोल रखे थे। हवा और पसीने की वजह से बाल बिखरे हुए माथे से चिपक रहे थे। थोड़ी शेव बढ़ी हुई थी। गर्मी में उसका चेहरा पसीने से भरा हुआ था, जिसे कि उसने बाहाँ से पहुँचा। दोनों की नज़रें मिली। दोनों ही कुछ पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर मास्टर ने वैन को देखा और घोड़ा उस तरफ कर लिया। उसी कठोर अंदाज में ताराचंद खड़ा मास्टर को देखता रहा। घोड़ा टापों की मध्यम सी आवाज़ के साथ वैन के पास पहुंचा। मास्टर ने आंखें सिकोड़े वैन को देखते हुए घोड़े को वैन के गिर्द चक्कर लगवाया। फिर वो छलांग मारकर नीचे उतरा और टायर के पास ही फंसे हीरे को उठाकर देखा।
फिर ताराचंद पर नजर गई, जो कि उसे ही देख रहा था। मास्टर ने घोड़े की रकाब में पांव फंसाया और पुनः सवार हो गया। लगाम को हल्का सा झटका दिया तो घोड़ा टप टप करता ताराचंद की तरफ बढ़ गया। ताराचंद ने उसी तरह खड़े कश लिया। पास पहुंचकर मास्टर ने लगाम खींची और व्यंग तीखी नजरों से ताराचंद को देखा। फिर हाथ में पकड़ा हीरा उछाला और पुनः हथेली में कैद कर लिया। ताराचंद के माथे पर बल उभरे। ताराचंद के पांव मजीरा में पड़ गए, इस बात की मुझे हैरानी है, मास्टर ने तीखे अंदाज में कहा। ताराचंद चौंका, चेहरे पर अजीब से भाव ठहरे। जानता है मेरे को? ताराचंद के होठों से निकला। खूब पुराना जानता हूँ, मास्टर ने व्यंग से कहा। पुराना? 30 साल पुराना। तब तू चोरी चकारी करता था, लोगों को चाकू दिखाकर उनकी जेबें खाली करा लिया करता था। उसके बाद तो स्मगलिंग के धंधे में हाथ डालने लग गया। ताराचंद उसे घूरता रहा। गलत कहा क्या? ताराचंद हंसा। ठीक कहा। कौन है तू? मास्टर। कौन मास्टर? मजीरा में मुझे मास्टर के नाम से जानते हैं ताराचंद। असली नाम क्या है तुम्हारा? असली? मास्टर के होठों से तीखा स्वर निकला। बहुत पीछे छूट गया असली नाम, अब से मास्टर हूँ। मैं तुम्हें पहचानने की चेष्टा कर रहा हूँ, तुम्हारा नाम सुनकर शायद तुम्हें पहचान जाऊँ। देखकर नहीं पहचाना तो नाम से क्या पहचानोगे ताराचंद? ताराचंद मास्टर को देखता रहा। यहाँ कैसे आए? ताराचंद ने शांत स्वर में पूछा। मजीरा में जब जब किसी नए आदमी के पांव पड़ते हैं तो मुझे उसका एहसास हो जाता है। याद रखना ताराचंद, ये मजीरा है, मुंबई नहीं, जहाँ तुम्हें सरगना के तौर पर जाना जाता है। मजीरा के लोग ताराचंद को नहीं, मास्टर को जानते हैं, मास्टर ने ठोस स्वर में कहा। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया कि तुम कौन हो, ताराचंद बोला। बीता वक्त तुम्हें कहाँ याद रहेगा ताराचंद, मास्टर ने कहते हुए हाथ में दबा हीरा उछाला और पुनः मुट्ठी में कैद कर लिया। वो तो मुझ जैसे को याद रहता है। ताराचंद की आंखें सिकुड़ी और मास्टर को एक टक देखता रहा। मास्टर ने लगाम को झटका दिया। घोड़ा हौले हौले टप टप करता मुड़ने लगा। मास्टर की नज़रें हर तरफ फिरने लगीं। फिर उसने ताराचंद को देखा और हीरा उछालकर पुनः मुट्ठी में कैद किया। अब तो हमारी मुलाकातें होती रहेंगी ताराचंद। तुम अपने बारे में क्यों नहीं बता रहे कि कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो? ताराचंद ने कहा। मास्टर हौले से हंसा। तुम्हारे लिए इतना जानना ही बहुत है कि मास्टर हूँ मैं, मजीरा का मास्टर, मास्टर ने कड़वे स्वर में कहा और लगाम को झटका दिया। अगले ही पल घोड़ा तेजी से आगे बढ़ता उसी दीवार के साथ मुड़कर नज़रों से ओझल हो गया जिधर से वो आया था। टापों की टप टप आवाज़ ताराचंद को सुनाई देती रही। ताराचंद ने कश लिया और सिगरेट नीचे फेंककर जूते से मसलता बड़बड़ा उठा। मास्टर। सरदार जगदम्बा। अगले दिन नींद से उठा तो बहुत खुश था। तारा ने रात उसका खूब अच्छा साथ दिया था। जगदम्बा ने ऐसी औरत पहले ना देखी थी। उसे एहसास हो गया था कि तारा पूर्ण औरत है। जब वो सोकर उठा तो तारा नहा धोकर तैयार हो चुकी थी। उसने आदिवासियों का पहनावा ही पहना था, कमर में छाल जैसी कोई चीज़ और ऊपरी हिस्से में हरी मोटी चौड़ी पत्तियों का आवरण, जिनसे जिस्म कम छिप रहा था और नज़र ज़्यादा आ रहा था। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। रात का नशा जैसे अभी भी जगदम्बा पर सवार था। सच? तारा ने जैसे अपनी सारी अदाएं अपने में भर लीं। मैं तो सोचता था कि बाहरी लोग अच्छे नहीं होते, लेकिन अब मेरे विचार बदल गए तारा। बाहरी लोग बहुत अच्छे होते हैं जगदम्बा। मैं तुम्हें मुंबई ले जाऊंगी, वो शहर देखना। वहाँ क्या होता है? बहुत कुछ होता है। कभी देखा है शहर? नहीं, मैं मजीरा से बाहर नहीं गया, लेकिन अब जाऊंगा वहाँ से और शादियाँ करके युवतियों को लाऊंगा। ज़रूर, मुस्कुरा पड़ी तारा। मैं तुम्हें अच्छी अच्छी युवतियाँ दिला दूंगी। ओह, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। तुम भी तो कुछ ऐसा करो कि मेरा दिल जीत सको, तारा अदा के साथ कह उठी। क्या करूँ? मेरी दौलत कहाँ रखी है, पहले वो मुझे दिखाओ। बहुत प्यार है दौलत से। बहुत। दौलत मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी दौलत के साथ साथ अपनी दौलत भी दिखाता हूँ। एक ही जगह रखा है सब कुछ। अब तुम्हारी और मेरी दौलत में फ़र्क ही क्या है? अभी चलते हैं वहाँ। वहाँ से कोई दौलत को उठाकर ले गया तो? तारा क्या उठी। वहाँ से कोई भी दौलत लेकर बाहर नहीं आ सकता। जगदम्बा हंस पड़ा। बहुतों ने कोशिश की, जो भी लेने गया वो जान गंवा बैठा। कुछ बचकर भी आ गया, लेकिन फिर उन्होंने कोशिश नहीं की दौलत पाने की। ऐसा क्या है वहाँ? चल ही रही हो तो देख लेना। मैडम तारा सोच भरी नज़रों से सरदार जगदम्बा को देखने लगी। क्या सोचने लगी तुम तारा? राजा। तारा पास आई और उसकी नाक को छूकर प्यार से बोली। मैं सोच रही हूँ कि ऐसी जगह कोई हो ही नहीं सकती कि जहाँ पर रखी दौलत को कोई हासिल न कर सके। वो ऐसी ही जगह है। उस जगह को तुमने तैयार किया है? नहीं, सरदार जगदम्बा बोला। बहुत समय पहले की बात है। मेरे दादा इस कबीले के सरदार हुआ करते थे। तब जाने कौन दो लोग आए थे यहाँ। हम भारी लोगों से खतरा महसूस करके उन्हें मार दिया करते थे, परंतु तब जाने क्यों मेरे दादा ने उन्हें नहीं मारा, बल्कि कबीले में रखकर उन्हें खाने पीने को दे दिया। वो दोनों बहुत लंबे समय तक हमारे कबीले में रहे और उस जगह का निर्माण किया हमारे लिए। फिर एक दिन वो चले गए। ओह, कभी भी वापस नहीं आए? नहीं।
उन्हें जो खाने पीने को दिया गया उसी एहसान को उतारने की खातिर उन्होंने वो जगह बनाकर मेरे दादा को दी थी। लेकिन वहाँ कोई रास्ता तो होगा कि भीतर पड़ी दौलत को बाहर निकाला जा सके। हाँ, लेकिन उस रास्ते को मेरे अलावा कबीले का पुरोहित ही जानता है, बाहर का कोई आदमी नहीं जानता। हाँ, तारा नखरे भरे स्वर में उसके गालों पर हाथ फेरती कह उठी, तुम्हारी तारा क्या बाहर की है? तुम तो मेरी जान हो। सरदार जगदम्बा को रात का बीता वक्त याद आने लगा। तो फिर मुझे बताओ ना कि उस जगह से दौलत लेकर बाहर आने का रास्ता कैसा है? जगदम्बा ने उसे बाहों में भींच लिया। बताओ ना, मैडम, तारा ने जान निकाल निकाल देने वाले अंदाज में कहा। हाँ, वहाँ चलते हैं, पहले वो जगह देखो, वहीं बताऊंगा अपनी तारा को सब कुछ। जगदम्बा के ये शब्द सुनते ही तारा की आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। भोर के उजाले के साथ ही देवराज, जगमोहन, अयूब खान और जमीर सिंह के पांव मजीरा की ज़मीन पर पड़े। रात सिर्फ 2 घंटे ही उन्होंने आराम किया था, बाकी का वक्त पैदल ही आगे बढ़ते बिता दिया था। उनके चेहरे पर थकान स्पष्ट झलक रही थी। वहाँ चिड़ियों के चहचहाने का स्वर गूंज रहा था। आसमान में रह रहकर तोते नजर आ जाते थे। उनकी मधुर आवाज़ कानों में पड़ रही थी। 2-3 आवारा कुत्ते भी दिखे इधर उधर टहलते। हम मजीरा पहुँच गए, जमीर सिंह क्या उठा। यह मजीरा है? जगमोहन ने हर तरफ नजरें दौड़ाते कहा। हाँ, इधर उधर अंदाज में झोपड़े बने नजर आ रहे थे, कुछ लोग भी दिखे। नामा कहाँ है? कहाँ रखा है? जगमोहन ने पूछा। वो अभी आगे है, अयूब खान बोला। आगे किधर? मजीरा से बाहर निकलकर वापसी के रास्ते पर 4-5 किलोमीटर आगे जाना होगा। वहाँ से अलग तरफ को रास्ता निकलता है, उधर जाकर छिपा रखी है वो मैटाडोर वैन। वहाँ वैन ना मिली तो? क्यों नहीं मिलेगी? जमीर सिंह बोला। वहाँ वैन मिलेगी। और नावा? जगमोहन ने खा जाने वाले स्वर में कहा। उसने कहाँ जाना है? वो भी वैन के भीतर होगा। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। अयूब खान बोला, अब मेरे से चला नहीं जा रहा, आराम करूँगा, 1 घंटा नींद के लिए मिल जाए तो। पहले वैन तक चलो, जगमोहन बोला। यहाँ से वैन तक पहुँचने के लिए 2-2.5 घंटे और चलना पड़ेगा। मुझ में चलने की हिम्मत नहीं है। मेरा भी यही हाल है, जमीर सिंह ने कहा। कुछ आराम कर लेना ठीक रहेगा। जगमोहन ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। तभी देवराज चौहान कह उठा, 1-1.5 घंटा रुकने में कोई हर्ज नहीं। लगभग सारी रात हमने पैदल सफ़र तय किया है, सिर्फ 1 घंटा। जगमोहन कह उठा। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसके बाद उन्होंने ऐसी जगह आराम के लिए चुनी जो किसी के आने जाने का रास्ता ना थी, ताकि उन पर किसी की निगाह ना पड़े और खामखा का खतरा ना आए। जमीर सिंह लेटे लेटे हौले से सरक कर अयूब खान के पास आ गया था। सुन, जमीर सिंह फुसफुसाया। अयूब खान की आंखों में नींद कहाँ थी। अब क्या करना है? कुछ ही देर में दौलत के पास पहुंच जाएंगे, तब तो हाथ से सब कुछ गया। तो वो भी फुसफुसाया। रास्ता सोच कि इन दोनों को साफ कर सके। अभी ख़त्म कर दें? अभी? रिवॉल्वर है क्या तेरे पास? नहीं। फिर अगर एक भी बच गया तो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। कोई पक्का रास्ता सोच। कुछ पल उनके बीच चुप्पी रही। अभी ये हमारे बारे में सावधान है, पक्की नज़र रख रहे हैं हम पर। फिर जब ये वैन के पास पहुंच जाएंगे, वहाँ की दौलत को देखकर मस्त होंगे, तो वो मौका बढ़िया रहेगा इन्हें ख़त्म करने का। लेकिन मारेंगे कैसे? रिवॉल्वर तो है ही नहीं। कि देवराज चौहान की जेब में रखा रिवॉल्वर साफ नज़र आ रहा है। उस वक्त हम हिम्मत और समझदारी से काम लें तो उसका रिवॉल्वर निकालकर हम आनन फानन इन दोनों पर गोलियां बरसा सकते। खतरे वाली बात होगी ये। खतरा तो हर तरफ है, दौलत पाते ही इन्होंने हमें गोली मार देनी है। तो ठीक कहता है, हम तो मरे ही हुए हैं, खुद को ज़िंदा करने की ही कोशिश करनी है हिम्मत लगा के। अब या तो ये दोनों नहीं या हम दोनों नहीं। फिर धीरे धीरे वे थकान भरी नींद में डूबते चले गए। देवराज चौहान को अपनी छाती पर कुछ गिरने का एहसास हुआ। उसकी आंख फौरन खुल गई। दिन काफ़ी आगे सरक आया था। धूप की किरणें पेड़ों से छनकर आ रही थीं। जगमोहन, अयूब और ज़मीर को उसने गहरी नींद में डूबे पाया। उसी पल उसने अपनी छाती पर हाथ फेरा तो उंगलियों से कुछ टकराया। पकड़ कर देखा तो चौंक कर सीधा होकर बैठा। वो हीरा था। कई क्षणों तक देवराज चौहान उस हीरे को देखता रहा। उसे गलती नहीं लग रही थी। ऐसे कई हीरे उसने ताराचंद की दौलत में देखे थे। ताराचंद की दौलत में से था ये हीरा। तो क्या उसकी दौलत किसी के हाथ पड़ गई है? देवराज चौहान ने उसी पल इधर उधर देखा तो फौरन ही नज़रें ठहर गईं। चंद कदमों के फासले पर घोड़े पर बैठे मास्टर से उसकी नज़रें टकराईं। देवराज चौहान कुछ पल उसे देखता रहा, फिर सतर्क अंदाज में उठा और खड़ा हो गया। नज़रें मास्टर पर ही रहीं। मास्टर की सख्त निगाह देवराज चौहान पर टिकी थी। पाठकों, आप देख ही रहे हैं कि कहानी में भी बहुत कुछ बाकी है, परंतु उपन्यास के पृष्ठ समाप्त होने पर हैं। ऐसे में रानो और मजीरा के मामले को आगामी उपन्यास में ले जाना पड़ेगा। सरगना का दूसरा व अंतिम भाग मास्टर के नाम से राजा पॉकेट बुक्स के आगामी सेट में प्रकाशित हो रहा है। ढेरों सवालों का जवाब आपको आगामी उपन्यास मास्टर में मिलेगा, जैसे कि ताराचंद की अथाह दौलत के साथ साथ सरदार जगदम्बा की खजाने जैसी दौलत का क्या हुआ। वो कैसी जगह थी जहाँ सरदार जगदम्बा ने वो सारी दौलत रखी हुई थी। जगदम्बा का कहना था कि वहाँ से कोई भी दौलत को लेकर बाहर नहीं आ सकता। ऐसा करने वाला जान से हाथ धो बैठेगा, क्योंकि वो जगह ही ऐसी थी।
परंतु देवराज चौहान जैसा डकैती मास्टर वहाँ पाँव रख चुका था और रिकॉर्ड था कि देवराज चौहान आज तक कभी भी असफल नहीं हुआ था। क्या देवराज चौहान उस दौलत को ले पाएगा या जान गंवा बैठेगा? क्या देवराज चौहान उस औरत को ले पाएगा या जान गंवा बैठेगा? ऐसी कोशिश में मैडम तारा क्या वो तरीका जान सकी जगदम्बा से कि जिससे वो उस जगह से दौलत लेकर बाहर आ सके और भाग जाने के इरादे को पूरा कर सके? ताराचंद क्या अपनी दौलत पा सका? मैडम तारा से क्या ताराचंद का सामना हुआ? बुंदेला का क्या हुआ? अयूब और जमीर देवराज चौहान और जगमोहन को ख़त्म कर सके? सुलेमान सुरजीत उस दौलत को हासिल कर सके? गोमेद और मीरचंद ने मजीरा में आकर क्या किया? मनसुख भी तो उनके साथ आ रहा है। मनसुख का दिमाग तो चैन से बैठने वाला है ही नहीं। सरदार जगदम्बा ने क्या अपने हाथ से दौलत निकल जाने दी या जगदम्बा ने अपना ही कोई खेल शुरू कर दिया? और इन सब सवालों से बड़ा सवाल बनकर खड़ा था मास्टर। कौन था मास्टर, जिसे कि मजीरा में हर कोई जानता ही नहीं, मानता भी था, जिसे हर तरफ की खबर थी? इन सब सवालों का जवाब पाने के लिए अनिल मोहन का नया उपन्यास मास्टर अवश्य पढ़ें। पासा। मास्टर ने उंगली का इशारा भी किया। देवराज चौहान 3 कदम आगे बढ़ा और ठिठका। देवराज चौहान नाम है तेरा? हाँ, तुम? देवराज चौहान ने कहना चाहा। रानों में बहुत शोर डाल के आया है तू। गोमेद और मीरचंद तेरे पीछे पीछे ही आ रहे हैं मजीरा, रास्ते में है। वो यहाँ तेरा जीना हराम कर देंगे। तेरी वजह से मजीरा में शोर पड़ेगा अब। तू कौन है? देवराज चौहान का स्वर शांत था। मास्टर। तेरे को ये सब बातें कैसे पता? मुझे? मास्टर के चेहरे पर जहरीले भाव उभरे। सब पता है। रानों पर पहुंचने और वहां से आने का रास्ता मजीरा में से ही निकलता है और मजीरा में मास्टर का नाम बहुत पुराना है। देवराज चौहान ने हाथ में थमे हीरे को देखा, फिर मास्टर को। यह हीरा तुमने फेंका? हाँ, ये ताराचंद की उसी दौलत का जहर जिसे तू तलाश कर रहा है, मास्टर ने पहले वाले लहजे में ही कहा। सोचा तेरे को दे दूं ताकि तू खाली हाथ वापस न जाए। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। उसी पल उसने रिवॉल्वर निकाली और रुख मास्टर की तरफ कर दिया। मास्टर मुस्कुराया, नज़रें देवराज चौहान पर थी। अब तुम कहोगे कि ताराचंद की सारी दौलत तुम्हारे हवाले कर दूं? मास्टर ने व्यंग से कहा। हाँ, मुझे उसकी सख्त ज़रूरत। मेरे पास पूरी दौलत नहीं, सिर्फ यही एक हीरा था और वो तुम्हें दे दिया। पूरी दौलत मेरे पास होती तो मैं तेरे पास आता ही नहीं। आता ही क्यों? मैं तो... झूठ मत बोल मास्टर, वरना... देवराज चौहान का लहजा खतरनाक हो उठा। इस बात का गवाह है मेरे पास कि एक ही हीरा मिला है मुझे। गवाह का नाम नहीं पूछेगा? बता। ताराचंद। वो भी मजीरा आ चुका है। देवराज चौहान उसे देखता रहा, फिर बोला। कहाँ है ताराचंद? जल्दी मिल जाएगा। मजीरा ज़्यादा बड़ा नहीं है और फिर गोल भी है। यहाँ किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, खुद ही सामना हो जाता है। मास्टर ने कहा। घोड़े को ऐड़ मारी। घोड़ा टप टप करता आगे बढ़ने लगा। देवराज चौहान रिवॉल्वर थामे होठ बीचे उसे जाता देखने लगा, फिर हाथ में दबे हीरे को देखा और उसके बाद एकाएक चिल्लाकर पूछा। आखिर तू चाहता क्या है मास्टर? मास्टर ने गर्दन घुमाकर देवराज चौहान को देखा, फिर अजीब से अंदाज में मुस्कुराने के साथ ही लगाम को जोरों से झटका दिया तो घोड़ा मचला और फिर टप टप छोड़कर तूफानी रफ्तार से भागता हुआ दूर होता चला गया। देवराज चौहान एक हाथ में रिवॉल्वर दूसरे में हीरा थामे खड़ा घोड़े को दूर जाते देखता रहा। मजीरा का सबसे बड़ा खतरा मास्टर था उसके लिए। देवराज चौहान इस बात को महसूस कर चुका था। तो चलिए दोस्तों, इस नॉवल को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग मास्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद।